दोस्तों हाल ही में मैंने द डोर नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जयदेव जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट मूवी लेकर आते रहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है वकील रत्नम से। वो अपनी बेटी मित्रा को लगातार कॉल्स किए जा रहे थे, लेकिन शायद मित्रा किसी काम में बिजी होने की वजह से उनका फोन पिकअप नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ रत्नम को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी को कुछ बात बताना चाहते हैं, लेकिन मित्रा तो अपने फादर से बात नहीं करती। अब रात हो जाने के बाद जब मित्रा के फादर वापस घर की तरफ जाने लगते हैं और वो बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बारिश की बूंदें उनके ऊपर ही गिरने लगती है और थोड़ी देर में वो तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं और देखते ही देखते अचानक उनकी बॉडी फ्रीज होने लगती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब मित्रा के फादर के मरने के बाद मित्रा वापस अपने होम टाउन आती है। उसी तरह से मित्रा ये सोचकर दुखी हो रही थी कि लास्ट टाइम जब उसके पिता ने उससे फोन पर बात की तो आखिरी बार वो अपने पिता से बात कर ही नहीं पाई। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मित्रा अपने फादर के फ्रेंड की कंपनी में ही काम करती है, वो भी एक आर्किटेक्ट के तौर पर। यहाँ मित्रा के वो अंकल देखते हैं कि काफी दिनों से मित्रा ऑफिस नहीं आई है, जिसकी वजह से काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। अब मित्रा को हौसला देने के लिए ये बंदा फटाफट से उससे मिलने के लिए जाता है। मित्रा को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने लगता है कि जब भी तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलते थे वो तुम्हारी तारीफ करते रहते थे कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा होनहार है, देख लेना एक दिन वो अपना अच्छा खासा नाम कमाएंगी, इसलिए बेटा तुम फटाफट से काम पर ज्वाइन हो जाओ, तभी तुम्हारा मन किसी दूसरी जगह पर लगा रहेगा। और वैसे भी तुम कितने दिनों तक ऐसे घर में बैठी रहोगी। तो मित्रा भी ये बात सुनकर दूसरे दिन से ही काम पर ज्वाइन होने लगती है। वो अपने चेन्नई के ऑफिस में आती है और कंपनी ने मित्रा को एक गेस्ट हाउस दिया था। मित्रा वहां पर रहने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की ऑलरेडी रह रही थी। उस लड़की का नाम होता है मारिया। मित्रा मारिया के साथ अपनी रूम शेयर करती है, लेकिन ये मारिया थोड़ी अजीब ही थी। मतलब कि वहां पर जाने के बाद मित्रा से कोई बात नहीं करती, ना कोई सिंपल हाय हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब उसके अगले दिन मित्रा वापस अपनी कंपनी में जाती है तो ऑफिस में यहाँ पर अंकल मित्रा से कहते हैं कि एक्चुअली हमारी कंपनी किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है उस जगह पर एक छोटी सी मंदिर भी है। पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम दोबारा से ऐसा ही मंदिर बनवाने का प्लान कर रहे हैं। तो उस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी उसका बॉस मित्रा को दे देता है। तो मित्रा भी उस मंदिर का डिजाइन बनाने का काम स्टार्ट कर देती है। अब उसके थोड़ी देर बाद में विनायक नाम का एक कलीग मित्रा के पास आता है। वो उसे कहता है कि मित्रा मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आया है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। दरअसल आज मेरे एक बंदे के साथ मीटिंग है और वहाँ पर मैं जा नहीं पाऊंगा, क्या मेरे बदले में तुम वहाँ पर जाओगी? अब मित्रा भी ओके कह के अपना काम खत्म करती है और उस कंस्ट्रक्शन सेट पर चली जाती है किसी बंदे के साथ मुलाकात करने के लिए। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहता है कि मैडम इस कंस्ट्रक्शन से तो हमारा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, उल्टा हमारा तो लॉस ही हो रहा है। आप एक बार फिर से बॉस से बात कीजिए और हमारा थोड़ा सा पैसा बढ़ाइए। अब यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, उसी वक्त एक वर्कर ऊपर से नीचे गिर जाता है। बाकी के वर्कर तुरंत ही उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और वो आदमी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। कॉन्ट्रैक्टर मित्रा से कहता है कि देखा मैडम ये यहाँ का 5वां एक्सीडेंट है, अब तक 5 लोग इस बिल्डिंग से नीचे गिर चुके हैं। पता नहीं कौन से मनहूस समय पर हमने इस काम को शुरू किया था, अब इन सारे लोगों का मेडिकल खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। प्लीज मैडम आप बॉस से कहिए मेरा थोड़ा पैसा बढ़ाइए। मित्रा कहती है कि ठीक है मैं इसके बारे में बॉस से बात करूंगी। अब ये होने के बाद मित्रा किसी छोटे से बस स्टॉप पर जाती है। फिर वो अपने एक फ्रेंड जो कि एक रिपोर्टर होती है उसे फोन करके अपने पास बुलाने लगती है ताकि उसे पिकअप कर सके और ये दोनों यहाँ से जा सके। दरअसल दोस्तों रात बहुत ज्यादा होने की वजह से उस एरिया में एक भी कैब अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मित्रा ने अपने फ्रेंड को कॉल करके इस जगह पर बुलाया था। उसकी फ्रेंड भी कहती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं 15 मिनट में पहुंचती हूँ। और दोस्तों तब तक मित्रा उस एरिया में अकेले ही होती है। तभी थोड़ी देर के बाद मित्रा को वहां पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अपने आसपास देखने पर मित्रा को वहां पर एक औरत नजर आती है जो किसी जगह पर बैठकर रो रही होती है। तो मित्रा अपनी जगह से उठकर उस औरत के पास जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। मित्रा सोचने लगती है कि कोई पागल औरत होगी जो यहाँ से चली गई। अब तभी उस रास्ते से इंस्पेक्टर विक्रम गुजरने लगता है। वो मित्रा को वहां पर अकेला देखकर उससे पूछता है कि मैडम आप कौन हो और इतनी रात के यहाँ पर क्या कर रही हो? मित्रा अपने बारे में बताने लगती है। तभी इतने में वहां पर मित्रा की वो रिपोर्टर फ्रेंड आ जाती है। इंस्पेक्टर विक्रम से कहते हैं कि सर ये मेरी फ्रेंड है और यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रही थी। अब विक्रम उन दोनों को हल्के से वार्निंग देता है कि ऐसे आधी रात के समय लड़कियों को बाहर निकलना सेफ नहीं है, इसलिए तुम बाहर मत घूमो, घर चले जाओ।
अब मित्रा अपने घर पर वापस आने के बाद मारिया के साथ बात करने की कोशिश करती है। मतलब कि उसे पूछती है कि क्या तुमने खाना वगैरह खाया, लेकिन मारिया का तो कुछ भी जवाब नहीं। वो ना ही उसे अपने कमरे में आने देती और हमेशा गुस्से में ही बात करती रहती। अब मित्रा भी इस मारिया के बर्ताव को इग्नोर करने लगती है। अब मित्रा भी डिनर वगैरह करके सोने के लिए रेडी होती है, तो फिर मित्रा को दोबारा से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पर मित्रा को लगता है कि ये मारिया की आवाज होगी, लेकिन आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। मित्रा उस आवाज को फॉलो करते हुए पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन दोस्तों, हम व्यूवर्स को देखते वक्त ऐसा लगता है कि दरअसल कोई आत्मा मित्रा का ही पीछा कर रही है। अब उसके अगले दिन मित्रा कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के बीच में एक मीटिंग होने लगती है। कॉन्ट्रैक्टर कहने लगता है कि सर, आपने हमें जितना बजट दिया था उसमें सिर्फ बिल्डिंग ही बन सकती है, लेकिन आपने तो उसमें मंदिर और स्विमिंग पूल भी दिया है। इन दोनों को आप लिस्ट से हटा दीजिए तो तभी पूरा काम हो पाएगा। बिल्डर भी कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि ठीक है, जैसा बजट में होता है वैसा करो। ये बात सुनकर मित्रा कहती है कि अरे सर, हमने हमारे क्लाइंट को ऑलरेडी बता दिया है कि हम उन्हें सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हम स्विमिंग पूल, पार्किंग, मंदिर ये सब कुछ रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ। मैं कुछ प्लान बनाकर आपको अपडेट करती हूँ। अब उसके बाद मित्रा वापस अपने घर पर आती है, लेकिन मारिया के कमरे में उसे कुछ रोने की आवाज सुनाई देती है। मित्रा मारिया के कमरे में जाती है तो उसके सर पर हल्की सी चोट लग गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया को नींद में चलने की आदत है और उस वजह से वो उसे जख्म हुआ था। मित्रा तुरंत ही डॉक्टर को बुलाकर मारिया का ट्रीटमेंट करवाती है। अब दोस्तों, बचपन में ही मारिया के माता पिता गुजर चुके थे, जिसकी वजह से मारिया के दिमाग पर बहुत ही गहरा सदमा लगा था और उसी सदमे के बाद उसे नींद में चलने की बीमारी लग गई थी। खैर, अब यहाँ पर मारिया जख्मी होने की वजह से मित्रा मारिया की बहुत ज्यादा केयरिंग करती है और इस तरह से धीरे धीरे उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो अब यहाँ पर मारिया मित्रा को सॉरी भी बोलती है कि इतने दिनों से उसने उसके साथ ढंग से बात नहीं की। अब उसके दूसरे दिन मित्रा वापस अपने ऑफिस में जाती है तो मीटिंग के दरमियान मित्रा को एक स्कूल का ड्रेस पहनी हुई लड़की नजर आती है। उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है। दरअसल उसे ये लड़की उसके घर पर भी नजर आई थी और उसी तरह से उस बस स्टॉप पर भी। घर पर वापस आने के बाद मित्रा जब सोने की कोशिश करती है तो उसके कमरे में उसे दो आत्माएं नजर आती है, एक छोटी बच्ची की और एक महिला की। ये देखकर मित्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मित्रा यही समझने लगती है कि ये उसका वहम होगा, लेकिन उसके दूसरे दिन मित्रा की फ्रेंड मित्रा के पास आती है। अब मित्रा अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात अपने फ्रेंड और मारिया को बताती है। मित्रा को अभी तक शक था कि क्या वो सच में हकीकत थी या फिर उसका एक बहुत बुरा सपना। मित्रा की वो फ्रेंड कहती है कि मित्रा, लगता है इस घर में किसी की बुरी आत्मा है। मैं एक बंदे को जानती हूँ जो ऐसे मामलों को डील करता है। दरअसल मित्रा भूत प्रेत पर हरगिज विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी मित्रा की फ्रेंड विश्वा नाम के एक बंदे को उसके घर पर लाती है और ये एक तरह का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है। विश्वा उस सारे घर में अच्छी तरीके से घूमकर चेकिंग करता है, लेकिन विश्वा को तो यहाँ पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं होता। यही बात जब विश्वा उसको बताने लगता है तो उसी वक्त मित्रा के पीछे वो दो आत्माओं को देखता है। विश्वास समझ जाता है कि एक्चुअली इस घर में आत्मा नहीं है, बल्कि वो नेगेटिव एनर्जी मित्रा के आसपास ही घूम रही है। लेकिन अब वो ये बात मित्रा को नहीं बताता। वो उससे पूछने लगता है कि ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ कब से स्टार्ट हुई। अब मित्रा याद करके विश्वा को बताने लगती है कि कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए गई थी। वहाँ साइड से आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैं एक बहुत पुराने बस स्टॉप पर गई थी। वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही थी और तभी वहाँ पर मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो औरत मुझे वहाँ पर दिखाई भी दी, लेकिन दोबारा कहीं गायब हो गई। तब से मुझे उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मित्रा कहता है कि ठीक है, मुझे वो बस स्टॉप दिखाओ। तो मित्रा अपने फ्रेंड और विश्वा को लेकर उस बस स्टॉप पर जाने लगती है और ये स्टॉप देखकर मित्रा तो शॉक ही रह जाती है, क्योंकि दोस्तों ये बस स्टॉप तो कुछ अलग ही तरह का था। मतलब कि बिल्कुल भी नया हो चुका था। उस रात उसने जिस तरह से देखा था वो बस स्टॉप उसे बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखाई देता। मित्रा की फ्रेंड कहने लगती है कि अरे मैंने तो तुम्हें यहीं से पिकअप किया था। मित्रा कहने लगती है कि इसी प्लेस पर वो सारी घटनाएं हुई थी, उस वर्कर का ऊपर से नीचे गिरना, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। सबसे पहले हमें इस जगह के हिस्ट्री के बारे में पता करना होगा कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था या फिर यहाँ पर कोई बड़ी घटना हुई थी या नहीं। तो उसके बाद मित्रा और वो रिपोर्टर फ्रेंड उस जगह के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ईयर 1992 में उस बस स्टॉप के पास बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में 3 भाई मर चुके थे और वो भी एक साथ। मित्रा समझ जाती है इसका मतलब यह है कि उस हादसे का और इस प्लेस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। इसके बारे में अपने फ्रेंड को पता करने के लिए कहती है कि जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो जगह पहले किसके नाम पर थी। अब थोड़ी बहुत और इंक्वायरी करने के बाद मित्रा को ये बात पता चलती है कि 1992 के पहले वो जगह एक औरत के नाम पर थी और उसी तरह से 1992 के पहले उस घर के आसपास एक छोटा मंदिर भी था।
अब मित्रा उस औरत के बारे में पता करने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। अब वो पुलिस ऑफिसर मित्रा से कहने लगता है कि 1992 से पहले उस जगह पर एक औरत और उसकी बच्ची रहा करती थी। उनका वो बहुत ही पुराना, बड़ा और पुश्तैनी घर था। उस महिला के पति की मौत हो गई थी और वो अपनी बच्ची के साथ अकेले ही रहती थी। वो दोनों ही अपनी जिंदगी में खुश थे। उनका घर बहुत ही बड़ा होता है। उनके घर के पास एक मंदिर होता है जहाँ पर वो दोनों पूजा करने के लिए जाती है। अब इसी दरमियान में उस महिला की जिंदगी में रामू नाम का एक बंदा आया। मतलब कि शुरुआत में रामू और उस महिला के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हुई। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो गया और इतना ही नहीं दोस्तों, वो लोग शादी करने वाले थे। एक दिन रामू उस महिला के पास आता है और कहता है कि हम ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर किसी दूसरे जगह पर रहने के लिए जाते हैं। वहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तो वो तो महिला रामू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो रामू की बात सुनकर अपनी प्रॉपर्टी बेच देती है। लेकिन वो बंदा रामू उस औरत की प्रॉपर्टी लेकर भाग जाता है। मतलब कि दोस्तों, रामू ने वो सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए प्यार का झूठा नाटक किया था। अब इतना बड़ा धोखा होने की वजह से वो औरत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद एक दिन उसने अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। और उस वक्त यही रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उस केस को डील कर रहा था। अब ये सारी जानकारी पता करने के बाद मित्रा वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी रात उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ बहुत ही हॉरर घटनाएं पेश आती है। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी भी फ्रीज होकर उस पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है, जिस तरह से मित्रा के पिताजी की हुई थी। अब उसके अगले दिन जब मित्रा को ये बात पता चलती है कि उस पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई है, तो वो तो शॉक ही रह जाती है। वो कहती है कि मेरे पिताजी की भी इसी तरह से मृत्यु हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इन हादसों का और मेरे पिताजी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब इसी घटना के दरमियान मित्रा और विक्रम के बीच में बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। विक्रम अपनी फ्रेंड से कहने लगता है कि पहले हमें उस रामू के बारे में पता करना होगा जिसने उस महिला को फंसाकर वहां से भाग गया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों को उस वक्त पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बारे में पता चलता है। अब मित्रा उसके फ्रेंड विश्वा उस डॉक्टर के पास जाकर रामू के बारे में पूछताछ करते हैं। उस डॉक्टर के जरिए मित्रा को ये बात पता चलती है कि जब वो रामू पैसे लेकर भाग रहा था तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। वो गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया और उसी जेल में रामू की मुलाकात रवि नाम के एक बंदे से हुई। उसके कुछ सालों के बाद रामू और रवि ये दोनों एक साथ जेल से बाहर निकले। तो उस वक्त रवि रामू को अपने नेटिव प्लेस कुडाई केनाल को ले गया। अब उसके बाद भी ये सारे लोग कुडाई केनाल पर जाने लगते हैं उस बंदे रवि के बारे में पता करने के लिए। वहाँ पर जाकर कुछ लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें ये पता चलता है कि रवि तो कब का इस दुनिया से चला गया है। ये बात सुनकर वो लोग निराश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये तीनों रवि के रिश्तेदारों के पास जाकर रामू के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि जब रवि जेल से रिहा हुआ था तो वो अपने साथ रामू को भी लेकर आया था। रवि के रिश्तेदार कहते हैं कि हम तो उस रामू के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, रवि का एक बहुत ही चहेता फ्रेंड है जिसका नाम है जॉर्ज, शायद उससे कुछ पता हो। उसके बाद मित्रा के फ्रेंड और विश्वा उस रामू के बारे में इंक्वायरी करते हैं। मित्रा ही अकेले जॉर्ज के घर पर उससे मिलने के लिए जाती है। पूछने लगती है कि जब आपका फ्रेंड रवि जेल से रिहा हुआ उसके साथ रामू नाम का एक बंदा भी आया था, क्या आप उस रामू के बारे में कुछ जानते हो? अब रवि से पूछताछ करने के लिए वो इस दुनिया में नहीं था। जॉर्ज यहाँ पर पूछने लगता है कि आप क्यों रामू के बारे में जानना चाहते हो। अब मित्रा उसे उन सारे हादसों के बारे में बताती है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने लोगों की जान चली गई। उसी तरह से शायद इस केस की वजह से उसके फादर भी मर गए और अब दो आत्माएं उसके पीछे पड़ी है। जब तक रामू नजर नहीं आता तब तक वो आत्माएं शायद शांत नहीं बैठेगी। और उसी तरह से मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की मौत कैसे हुई। प्लीज अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताइए। तो दोस्तों, जॉर्ज को जो कुछ भी पता था वो मित्रा को बताने लगता है। अब यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में। 1992 में एक महिला अपनी बेटी श्वेता के साथ पुश्तैनी घर में रहा करती थी। उसका पति तो कब से गुजर गया था, लेकिन इसी दरमियान तीन भाई उस औरत के पास आए उस जगह की डीलिंग करने के लिए। वो कहते हैं कि हमें इस घर को बेच दो, हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घर बनवाना चाहते हैं। लेकिन वो महिला तो टोटली मना कर देती है। कहती है कि आप मुझे चाहे जितना भी पैसा दे दो, मैं इस घर को नहीं बेचने वाली। ये हमारा पुश्तैनी घर है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारे देवी माँ का मंदिर भी है। खैर, अब उस एरिया में रामू नाम का एक बंदा भी रहता था। रामू धीरे धीरे उस बच्चे और महिला के साथ दोस्ती करने लगा और उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रामू, वो महिला और उसकी बेटी ये अच्छी तरीके से जिंदगी बिताने लगे। और एक दिन रामू ने उस महिला के साथ शादी करने की बात कही कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनने के बाद वो महिला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो शादी करने के लिए रेडी भी हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी श्वेता को बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अब एक दिन जब वो रामू और महिला ये दोनों क्लोज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर वो तीन भाई आकर हंगामा करने लगते हैं। उस औरत के घर पर आकर कहते हैं कि अच्छा, मतलब तुम इस बंदे के साथ गुलछले उड़ा रही हो। लगता है बिना ही शादी के सब कुछ कार्यक्रम हो चुका है। अब वो महिला उन तीनों भाइयों को डांटने लगती है। कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। तुम लोग कौन होते हो हमें पूछने वाले। लेकिन दोस्तों, तभी यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उसी वक्त रामू अपनी असलियत दिखाने लगता है।
दरअसल रामू भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। अब ये चार लोग मिलकर उस महिला की बेटी श्वेता को मारने की धमकी देकर उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लेते हैं। और वो महिला यहाँ पर रामू को बहुत ज्यादा गालियां देने लगती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। देख लेना, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और पेपर्स पर सिग्नेचर लेने के बाद ये चारों लोग उस माँ बेटी को मार देते हैं। ये सब कुछ होने के बाद बड़ा भाई उस पुलिस वाले को बुलाकर ये सारा मामला निपटाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि ये केस हमारे ऊपर ना आए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दो। अब ये वही पुलिस वाला होता है जो फ्रीज होकर मारा गया था। तब इस पुलिस वाले ने बड़े भाई से रिश्वत लेकर उस माँ और बेटी की लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाकर दे दिया था। वो वहाँ के डॉक्टर से कहता है कि इन दोनों डेड बॉडीज को भी अननोन डेड बॉडीज के नीचे डाल दो। अब ये सब कुछ होने के बाद वो तीनों भाई मित्रा के पिताजी के पास जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है मित्रा के पिताजी एक वकील होते हैं। वो उस प्रॉपर्टी के कागजात को अपने नाम पर करने के लिए उनके पास गए थे। यहाँ मित्रा के फादर को बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हैं, लेकिन उन सभी प्रॉपर्टी के पेपर पर उस महिला के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन उसकी बेटी श्वेता के सिग्नेचर मौजूद नहीं होते। इसलिए मित्रा के फादर कहते हैं कि ये तो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं। तो उनमें से बड़ा भाई कहता है कि सर, एक्चुअली वो माँ बेटी पेपर पर सिग्नेचर करके दूसरे कंट्री चले गए हैं, प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। दरअसल मित्रा के फादर को इन लोगों ने जो भी कांड किया था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ये लोग झूठे पेपर्स वगैरह बनाकर उस महिला की सारे प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो माँ बेटे की आत्माएं अभी तक भटक रही है। वो दोनों आत्माएं मिलकर एक्सीडेंट में दोनों भाइयों को मार देती है और उसी तरह से बड़े भाई का गला दबाकर उसे भी मार देती है। अब फाइनली बच गया था सिर्फ रामू। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रामू मंदिर के पास जा चुका था, इसलिए वो उसके पास आ नहीं पाती। तो किसी तरह से जुगाड़ करके रामू को जो पैसे मिले होते हैं वो सब कुछ लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसी दरमियान में कुछ पुलिस वाले उस रामू को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा देते हैं। इस तरह से दोस्तों जॉर्ज को जो कुछ भी पता होता है वो मित्रा को बता देता है। तभी उसी वक्त मित्रा की रिपोर्टर फ्रेंड उसे एक फोटो भेजती है और उस फोटो को देखने के बाद मित्रा तो हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि जॉर्ज की थी। अब मित्रा उस जॉर्ज से पूछती है कि बताओ क्या तुम ही रामू हो? तो वो तो हल्के से मुस्कुराने लगता है। मित्रा से कहता है कि हाँ, मैं ही रामू हूँ, और वैसे तुम कौन हो? मित्रा अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहती है कि जिस एडवोकेट की मदद से तुम लोगों ने उस माँ बेटे की प्रॉपर्टी हड़प ली थी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। रामू कहता है कि जेल से बाहर आने के बाद मैंने एक तांत्रिक की मदद से उस माँ बेटे की आत्मा को उस मंदिर के नीचे कैद कर लिया था। जब तक वो मंदिर वहाँ पर होगा वो आत्मा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मित्रा बताने लगती है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उस मंदिर को तोड़ दिया गया है और अब वो आत्माएं आजाद हो चुकी है, और इसी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई, उस पुलिस वाले की मौत हुई और उस डॉक्टर की भी मौत हो गई। अब बारी है तुम्हारी। और तभी वहाँ पर रामू को मित्रा के पीछे वो दो आत्माएं नजर आती है, जिसे देखकर रामू की तो हालत टाइट हो जाती है। वो उससे बचने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन रामू ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वो दोनों आत्माएं मिलकर उसकी बॉडी को फ्रीज कर देती है, जिससे कि वहीं पर रामू की मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों वो दोनों आत्माएं मित्रा के जरिए रामू के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, और जैसे उन दोनों को रामू के बारे में पता चला तो उन दोनों आत्मा ने रामू को मार दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो मित्रा के पिताजी की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि असल में उनको तो उन लोगों के इरादे पता ही नहीं थे, लेकिन उन दोनों आत्माओं को लगता है कि वो भी इस प्लान में शामिल थे, इसलिए उन आत्मा ने उन्हें मार दिया था। अब वो दोनों आत्माएं मित्रा से सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।